Hello guys, welcome to our YouTube channel English Urdu Tutorial. Today we are going to discuss the poem As Live in the Valley by Arthur Rimbaud. तो ये As Live in the Valley ये क्लास 12 का पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसका लिखने वाला है आर्थर रिम्बाउड। तो ये As Live in the Valley बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इसमें जो है एक यहाँ पर एक सोल्जर के बारे में डिस्कस किया है। ये एक एंटी वार पोएम है। एंटी वार क्यों? क्योंकि एंटी मतलब ये जंग के खिलाफ ये पोएम लिखा गया है कि जंग की वजह से क्या क्या परेशानी होती है और उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो एज लिव इन द वैली, तो आप यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले कि एज लिव इन द वैली। तो यहाँ पर इसके बारे में जान लेते सबसे पहले इस नरेटर के पोइट के बारे में जानते हैं। तो आर्थर रिम्बाउड, तो आर्थर रिम्बाउड जो है इसका पूरा नाम है जीन निकोलस आर्थर रिम्बाउड। तो यहाँ पर देखो इसकी पैदाइश जो है 1854 में हुआ था और इसकी मौत 1891 में। वॉज ए फ्रेंच पोएम फ्रॉम द 19th सेंचुरी। यहाँ पर पोएम है लिखा है, यहाँ पर पोइट होगा, यहाँ पर पोइट होगा। वॉज ए फ्रेंच पोइट, क्या होगा? फ्रेंच। फ्रेंच मीन्स द नेशनलिटी ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड फ्रेंच। तो ये जो है एक फ्रांसीसी शायर है, फ्रांसीसी पोइट है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंच। फ्रॉम द 19th सेंचुरी, कब किस टाइम का है वो? 19वीं सदी का है, 19वीं शताब्दी का वो पोइट है। He started writing poetry even before he reached his teens. Teens mean teenagers। हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं कब? 15 साल के ऊपर जो है होता है वो टीनेजर्स बोलते हैं हम लोग। तो वो जो है हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही कम उम्र में ही वो जो है पोइट्री लिखना शुरू किया था। तो वो टीनेजर्स में, तो दूसरे बुक्स में लिखा है कि ये जो सिर्फ 15 साल की उम्र में जो है वो लिखना शुरू किया था और 21 में जो है वो लिखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और इनके बीच जो है वो बहुत सारे पोएम लिखे जिसकी वजह से वो फेमस हो गया। तो उसको जो है एक मशहूर पोइट, उसको विक्टर ह्यूगो, तो उसने बताया कि उसको आर्थर रिम्बाउड को क्या करा दिया कि ये इन्फेंट शेक्सपियर, क्या नाम दिया? इन्फेंट शेक्सपियर। मतलब इन्फेंट मतलब बच्चा, और शेक्सपियर में जो हम लोग इंग्लैंड का शेक्सपियर को जानते हैं, विलियम शेक्सपियर, तो इसको जो है एक छोटा शेक्सपियर का नाम दिया, मैंने छोटा शेक्सपियर के बाद, क्योंकि वो इतना कम साल में लिखने के बाद ही जो है वो बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए उसको जो है इन्फेंट शेक्सपियर का नाम दे दिया। तो हम लोग समझ गए कि वो कितना टैलेंटेड था, हाउ टैलेंटेड ही वाज। तो ही स्टार्टेड विथ पोएट्री इवन बिफोर ही रीच हिज टीन्स। तो इसमें बताया गया है कि वो जो है सिर्फ जो है 37 साल की उम्र में जो उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए कितना है 1854 में। तो यहाँ पर तो 37 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई थी और वो बोन कैंसर की वजह से, हड्डी में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। He stopped writing poetry at the age of 19। तो वह जो है 19 साल की उम्र में जो है वो क्या हुआ था, वो लिखना बंद कर दिया था, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया था पोएट्री लिखना। His major works include to म्यूजिक इवनिंग प्रेयर। तो उसका बहुत ही मशहूर जो ये है पोएम है, तो वो लिखा है टू म्यूजिक इवनिंग प्रेयर। तो इस पोएम को जो लिखा गया, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में था, उसको जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसका नाम है पॉल स्किमिट। क्या नाम है? पॉल स्किमिट। तो देखिए इसका जो सही नाम आप लोगों को, चलिए नेक्स्ट में बता देता हूँ। और इसको जो ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में, तो उसका क्या नाम है? पॉल स्किमिट। और किस नाम से ट्रांसलेट किया है? एज लिव इन द वैली में। तो समझ गए? तो नेक्स्ट चलते हैं। द पिजन पोएम ओरिजिनली टाइटल्ड ली
Dormeur Level was included in his collection of poetry called Poesis 1872। तो जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट पोएम है आई लिव इन द वैली, तो ये रियल में नहीं है। तो इसको जो है फ्रांसीसी जुबान में, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका नाम है ली डोर्मेयर लीवेल। टाइटल ली डोर्मेयर लेवेल, ये फ्रेंच लैंग्वेज में था। उसको जो ट्रांसलेट किया गया है, उसको ट्रांसलेट किया गया है किस में, इंग्लिश में, आई लिव इन द वैली। तो इसको जो है ट्रांसलेट किया गया था, उसका नया नाम है आई लिव इन द वैली। पहला उसका फ्रांसीसी नाम यहाँ पर पूछ सकता है कि फ्रेंच नेम ऑफ आई लिव इन द वैली, तो इसका है ली डोर्मेयर लीवेल। वाज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री कॉल्ड पोएसिस, तो उसका जो है एक बहुत सारे मैंने कलेक्शन ऑफ पोएट्री का नाम है पोएसिस, 1872 में लिखा गया था, तो उसी से वो लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, इस पोएम के बारे में। दिस पोएम इज रिटन इन द मॉडल ऑफ द इटालियन सोनेट दैट हैज 14 लाइन्स डिवाइडेड एज ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो यहाँ पर देखिए, दिस पोएम इज रिटन इन द मॉडल ऑफ इटालियन सोनेट, मतलब इटालियन सोनेट मतलब इटली में जिस तरह का सोनेट लिखा जाता था, तो उसी मॉडल से इस पोएम को लिखा गया है। दैट हैज़ 14 लाइन, तो हम लोग जानते हैं कि सोनेट हैज़ 14 लाइन्स। सोनेट का कितना लाइन होता है, 14 लाइन होता है। तो डिवाइडेड एज ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसको जो है ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड किया गया है। तो ऑक्टेव मीन्स इसमें 8 लाइन्स कंटेंट है, और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन, तो 8 + 6 14 लाइन्स, तो ऑक्टेव एंड सेस्टेट। द पोएट एक्सप्लोर्स द इनहेरेंट फ्यूटिलिटी ऑफ वार, तो इस पोएम में पोएट जो है ये एक्सप्लोर किया है, ये बताने की कोशिश किया है कि जंग की वजह से क्या क्या नुकसान होता है। दिस थीम इज एक्सप्रेस इन द कंट्रास्टिंग इमेज ऑफ bountiful nature as background and the tragic death of a young soldier in the midst of nature's splendor। तो ये जो जंग के बारे में, जंग के जो नुकसान है उसके बारे में बताया है, तो वो कैसे एक इमेज से, एक नेचर की मदद से, वो बैकग्राउंड के तौर पर जो है एक नेचर को यहाँ पर यूज़ किया है। एंड ट्रेजिक डेथ ऑफ यंग सोल्जर, और यहाँ पर एक यंग सोल्जर की मौत, जो इस खूबसूरत नेचर में जो है उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, तो आप लोग देखते हैं। तो चलिए, तो ये जो है बहुत ही आर्थर रिम्बाउड जो है बहुत ही मशहूर पोएट है। ये बहुत ही कम उम्र में ही लिखना शुरू किया था, लेकिन वो 19 में टीन्स का मतलब होता है 13 ईयर्स, तो 13 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, और 19 साल की उम्र में बिल्कुल बंद कर दिया था। और अब यहाँ पर जानना है, ये है आई लिव इन द वैली। आई लिव इन द वैली जो है इसका नाम क्यों चुना, जिसका 2 रीज़न है। एक तो उसका फादर है, उसका फादर जो है आर्मी में था, तो एक आर्मी का जो है माने कप्तान था, तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुए थे आर्मी में, क्या क्या परेशानी, कितने लोग मारे जाते हैं, तो उसकी वजह से इस पोएम को चुना, एंटी वार पोएम। और दूसरा रीज़न है आर्थर रिम्बाउड जो है ये पोएम लिखने से 1 साल पहले जो है वो भी क्या था, एक डच कॉलोनियल आर्मी का एक हिस्सा था। तो इसी वजह से उसकी जो है वहाँ पर बहुत सारे फौज वहाँ पर मारे गए थे, तो इसी वजह से इस पोएम को लिखा था एंटी वार पोएम। सो आई लिव इन द वैली, एंटी वार पोएम। तो चलिए अब चलते हैं एनालिसिस में। पहले 4th लाइन में चलते हैं। एज a small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays that fill the hollow full of light। तो यहाँ पर बता रहा है कि a small green valley where a slow stream flows, कहता है यहाँ पर एक
स्मॉल मीन्स छोटा, ग्रीन सब्ज एक छोटा, वैली मैंने वादी है जहाँ पर एक स्लो स्ट्रीम फ्लोज, जहाँ पर एक धारा बह रहे हैं। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट, यहाँ पर देखिए, और लीव्स लॉन्ग स्टैंड ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, तो वहाँ पर देखिए उस वादी में घास है बहुत, तो घास और उसी घास के ऊपर से जो है वहाँ पर स्ट्रीम बह रहे हैं, एक नदी की तरह बह रहे हैं। तो बहने की वजह से जब उस पानी में सनलाइट गिरती है तो सनलाइट गिरने की वजह से उसके अंदर जो छोटे छोटे पौधे हैं तो वो पौधे जो है सिल्वर की तरह चमक रहे हैं, सिल्वर ऑन द ब्राइट, और इस तरह से गुच्छा की तरह मालूम हो रहा है, गुच्छा की तरह। तो वो गुच्छा जब उस घास में जो है, वो घास जब पानी के अंदर रहता है तो उसमें अगर सनलाइट गिरती है तो वो जो है सिल्वर की तरह चमकता है। तो इसी को बोला है यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास। और वो घास जो है बहुत चमकीला होता है और इस तरह से चमक रहा है, लग रहा है कि वो सिल्वर चमक रहा है। फ्रॉम द माउंटेन टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज, और उस माउंटेन टॉप से जो है स्ट्रीम वो फॉलो हो रहा है वो, और द फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट, और ऊपर से जो है वो सूरज की रोशनी, सनलाइट जो है उस पूरे वादी को भर देता है। फुल ऑफ लाइट मतलब पूरे वादी को भर देता है, मतलब यहाँ पर कहता है कि सूरज जो है पूरी तरह से दिखाई देता है और वादी को भर देता है। तो ये हो गया। तो इसमें यहाँ पर इस पोइम में, और एक बात, इस पोइम में जो 3 थीम है, 3 थीम है। पहला थीम है एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, थर्ड ब्रूटैलिटी ऑफ वार। तो एप्रिसिएशन ऑफ नेचर मीन्स यहाँ पर पहला स्टैंजा जो 4th लाइन है वहाँ पर हम लोग को बताया है कि नेचर की खूबसूरती को, एक ब्यूटीफुल पिक्चर को बताया है नेचर का। ये ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर्स यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि बता रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, बहुत ही खूबसूरत वादी है और वहाँ पर एक स्ट्रीम बह रहे हैं और वहाँ पर जो घास सब है पानी के अंदर, तो वो घास पर जब सनलाइट गिरती है तो वो बहुत ही चमक रहा है सिल्वर की तरह। और उस माउंटेन टॉप से जो है सूरज की रोशनी आती है और उस वादी को पूरी तरह से भर देता है, जिसकी वजह से वो वादी और खूबसूरत है। तो इसमें बताया है कि एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, नेचर की तारीफ यहाँ पर बताया है इस 4th लाइन में। सेकंड लाइन में चलते हैं। दूसरा थीम है क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। इफ़ डेथ कम टू यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कि अगर अगर हमारी मौत आएगी तो हमें उसको मानना पड़ेगा, ग्रेसफुली उसको जो है एक्सेप्ट करना होगा, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते। हम मौत जब आएगी वो हमको एक्सेप्ट करना होगा, खुशी खुशी जो है एक्सेप्ट करना होगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। और थर्ड है ब्रूटैलिटी ऑफ वार, माने जंग की बर्बादी। तो देखिए जंग की बर्बादी जो है, हम लोग जानते हैं कि जंग की वजह से कोई मसला सॉल्व नहीं होता है, बल्कि और मसला पैदा हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उस इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उस देश की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़त्म हो जाती है, लोग भूखमरी का शिकार हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये है ब्रूटैलिटी ऑफ वार। तो नेक्स्ट 4th लाइन। तो अब दूसरे 4th लाइन में बता रहा है कि एक सोल्जर के बारे में। तो ऊपर 4th लाइन में देखें कि सब कुछ ठीक ही था, नॉर्मल ही था। नेचर के बारे में बताया कि नेचर में एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, नेचर में सब कुछ ठीक ठाक था। अब 4th लाइन में क्या होता है देखिए, सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथड। तो यहाँ पर एक सोल्जर है वेरी यंग, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है, एजड नहीं है, वेरी यंग जवान है, लाइज ओपन माउथड और मुंह खुला हुआ है। कहाँ पर, उस वैली में, स्मॉल ग्रीन वैली में। ए पिलो मेड ऑफ फन बीनीथ हिज फेट, और जो है फन हम लोग जानते हैं एक तरह का पौधा है, तो उस पौधा से बना हुआ एक पिलो मीन्स तकिया होता है,
तो उनके सर के नीचे जो है एक तकिया है, किससे बना हुआ? फर्न पौधा का बना हुआ, मतलब फर्न इतना पौधा सब है वहाँ पर कि एक तकिया की तरह बन गया है, तो वो जो उसके सर के नीचे है। एजली मीन्स नींद। तो हम लोग जानते हैं जब सो जाते हैं तो उसको कहते हैं, सोने के बाद जब हम नींद में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं एजलीफ। तो एजलीफ मतलब सोए हुए हैं। स्ट्रेच इन द हैवी अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब होता है कि उस वैली में, उस खूबसूरत वैली में जो अलग अलग तरह के बसेस हैं, उन्हें छोटे छोटे पौधे हैं, घास के पौधे हैं, तो वो घास के पौधे इस तरह से हुए हैं कि एक गद्दी के तरह, जिस तरह हम लोग घर में सोते हैं एक बेड पे, उसी तरह से है। तो वहीं पर वो जो है वो सोल्जर सोया हुआ है, नींद में है। उसके नीचे, उसके सर के नीचे एक तकिया है फर्न का बना हुआ, और वो जो घास सब है वो घास एक बेड की तरह है। तो वहाँ पर वो स्ट्रेच इन द हैवी अंडरग्रोथ। स्ट्रेच मीन्स उसका बॉडी एकदम बिल्कुल छोड़ा हुआ, ढीला हो गया है। पेल इन हिज वार्म ग्रीन सन सॉक पेल। और देखिए पेल मीन्स यहाँ पर यह कन्फ्यूजन पैदा किया है कि पेल इन हिज वार्म, उस गर्मी की सीजन में ग्रीन सन सॉक बेड, और उस बेड में जो था वो ज़्यादा गर्मी भी नहीं था। पेल मतलब वो पेल मीन्स होता है यहाँ पर मायूस, धुंधला। तो मतलब ये यंग सोल्जर होकर भी उसका चेहरा जो है खिला नहीं खिल रहा है, बिल्कुल मायूस हो गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा किया है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसकी तब भी उसका चेहरा जो है क्यों मुजरा हुआ है, तो यहाँ पर वही बताया। अब क्यों मुजरा है, थर्ड फोर्थ लाइन में चलते हैं। अब चलते हैं सेस्टिड में। तो सेस्टिड देखिए, अब हम लोग पहला जो है फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन और सेकंड फोर्थ लाइन, ये है ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट मीन्स 8 लाइन। अब लास्ट चलते हैं सेस्टिड में। तो सेस्टिड में हम लोग बताया है कि ब्रूटैलिटी ऑफ वार, और उसमें बताया कि देखिए हिज फीट अमंग द फ्लावर्स ही स्लीप्स। उस सोल्जर का जो पैर है वो फूलों के बीच है, ही स्लीप्स, और जहाँ पर वो सोया है। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स। उसकी जो मुस्कुराहट है, उसकी जो हंसी है वो किसके तरह, एक छोटा इन्फेंट में छोटा बच्चा की तरह है। जेंटल, शरीफ, विदाउट गाइल, मतलब जिसकी हंसी में किसी तरह की बेईमानी, किसी तरह की गलत इरादा नहीं है, विदाउट गाइल। नेचर कीप हिम वार्म ही मे कैच कोल्ड। तो अब इस तरह से जो है उसका हर तरह से नॉर्मल है। तो अब देखिए, तो नेचर कीप हिम वार्म ही मे कैच कोल्ड। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, यह पॉइंट रिक्वेस्ट करता है नेचर को कि नेचर कीप हिम वार्म, उसको गर्म रखो, ही मे कैच कोल्ड, उसको ठंडा पकड़ सकता है, उसको ठंडा पकड़ सकते हैं, इसलिए उसको गर्म रखो। कौन कहता है, पॉइंट। अब देखिए, द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट। अब बता रहा है कि उसको जो है उसकी शांति को, उसकी सुकून को जो है हमिंग इंसेक्ट मतलब जैसे कि हमिंग मतलब जो बहुत ही घन घन की आवाज़ होता है, भनभनाहट की आवाज़ होता है, उसको बोलते हैं हमिंग इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट जो है उस सोल्जर की जो रेस्ट है, मतलब सुकून है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसको परेशान नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अब देखेंगे नेक्स्ट 2 लाइन में कि जैसे कि हम लोग अगर सो जाते हैं तो कोई अगर मच्छर वगैरह कुछ इंसेक्ट हमारे हमिंग करे तो हम लोग क्या, नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर इतना भनभनाने के बाद भी वो सोल्जर को कुछ भी नहीं होता है, सोल्जर के रेस्ट को डिस्टर्बिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों, तो सेकंड 2 लाइन में देखिए, he sleeps in sunlight, one hand on his breast, at peace in his side there are 2 red holes। अब देखिए कि वो क्यों बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल सोया हुआ है, उसको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, he sleeps in sunlight, वो सनलाइट में सोया है। one hand on his breast, एक हाथ उसका सीने में है। at peace, बिल्कुल सुकून के साथ। क्या होता है, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स। देखिए,
रेड होल्स यहाँ पर कंफ्यूजन है कि रेड होल्स मीन्स क्या है, लाल सुराख, होल्स में सुराख होता है, तो उसके साइड में मतलब उसके सीने में जो है 2 रेड होल्स है। तो यहाँ पर 2 रेड होल्स मतलब 2 बुलेट ओन्स, 2 बुलेट पॉइंट है, बुलेट होल्स है। बुलेट मतलब इसको हम लोग पहले पढ़े कि एडलिफ इन द वैली, तो ये एक सोल्जर था, तो सोल्जर जो है बहुत मारे जाते हैं जंग में, तो उसमें यहाँ पर बताया है कि 2 रेड होल्स, उसकी जो मौत हो गई यहाँ पर, तो उसको जो है यहाँ पर बताया कि 2 रेड हॉल्स। तो रेड हॉल्स मीन्स होता है क्या, यहाँ पर उसको 2 गोली लगी है उस सोल्जर को, इसी की वजह से वो बिल्कुल उस वैली में पड़ा हुआ है, उसकी मुंह खुला हुआ है, उसकी सर के नीचे जो है एक फन का बना हुआ पिलो है, उसके घास पर वो पड़े हुए हैं, और उसका पैर जो है फूलों के बीच है, और बिल्कुल एकदम छोटा बच्चा की तरह सोया है, और उसको जो है पॉइंट उसको कहता है उसको गर्म रखो लेकिन ठंडा ना पकड़े, तो और उसको जो है ह्यूमिंग इंसेक्ट जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मौत हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, किसकी वजह से? बुलेट लगने की वजह से, वार में बुलेट लगने की वजह से। तो यहाँ पर 2 रेड होल्स, हमने 2 बुलेट की बात क्यों की है? तो वो इसलिए की है क्योंकि अगर एक बुलेट लग जाते हैं तो वो अगर मरते नहीं हैं तो वो उसको जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो भागने की वजह भागते भागते क्या दुश्मन लोग और एक बुलेट को मार दें ताकि वो मर जाए। तो यहाँ पर यही बताया, इसलिए यहाँ पर 2 रेड होल्स को बताया है, 2 बुलेट। अगर एक बुलेट को हम ना मारते, अगर उसकी मौत तब भी नहीं हुई, किसी गलत जगह पर लग गया पैर में हाथ में, तो वो उसकी मौत नहीं होती। लेकिन अगर दुश्मन देख लेते इसकी मौत नहीं हुई, तो और एक बुलेट मार देने से वो क्या होता है, उसकी मौत हो गई है। तो इसीलिए बताया है, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को बता रहे हैं कि लास्ट 6 लाइन में हम लोग को बताया कि ब्रूटैलिटी ऑफ वार, जंग की वजह से, वार की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वो क्या है, बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कि मैंने अभी बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फौज मारे जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे रुपये की खर्च होती है, उसके बाद पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह की परेशानी आती है। तो इसलिए तो यहाँ पर मैंने बताया कि 3 थीम है। तो पहला थीम है एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पहला 4th लाइन में क्या बताया हम लोग को, ब्यूटीफुल नेचर को बताया, हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इसमें पॉइंट में सबसे 4th लाइन में, फर्स्ट 4th लाइन में हम लोग को नेचर के बारे में बताया कि नेचर में सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। और दूसरा में क्या बताया है कि एक सोल्जर है, तो वो सोल्जर जो है एक पड़ा हुआ है, तो हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि सोल्जर के साथ है, और लास्ट में समझ में आया है कि उसके साथ 2 बुलेट लगे हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग को बताया है कि वार जो है ये बहुत ही नुकसान है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर तो देखिए ये जो है लास्ट है, तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और यहाँ पर जो है इस तरह का मैंने यहाँ पर और भी पॉइंट को एनालिसिस किया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और प्रोज का जो है वो भी देख सकते हैं, अलग अलग प्रोज में उसको एनालिसिस कर चुका हूँ लाइन बाय लाइन। और 2-3 का जो है एक्टिविटी सोल्यूशन से भी कर चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का प्लेलिस्ट जो है वो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ है तो उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।